नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं वो पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं, फिर डिटेल में उन्हें समझाएंगे भी। जो पहली खबर है वो है ऑनलाइन गेम से जुड़ी। ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में बिहार के बच्चे आ रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मायने क्या हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। बिहार में रोजगार की बहार वाली खबर विस्तार से दिखाएंगे, उसके मायने समझाएंगे। लैंड सर्वे पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ये भी हम आपको समझाएंगे किस तरह से लैंड सर्वे पर कंफ्यूजन दूर करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर तो समझिए। यह खबर आपको आपके अभिभावकों के तौर पर चिंता में डाल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 79% किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं और यह देश भर में सबसे ज्यादा है। यानी बिहार ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों में पूरे देश में पहले स्थान पर है। यह खबर बिहार के लोगों के लिए बहुत खास है। यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। ये आंकड़े आपकी नींद उड़ा देंगे। घर में कोई बच्चा है तो सावधान हो जाइए। बिहार में 79% किशोर यानी 7 साल से 17 साल के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। जी चौंकिए मत, ये डेटा कोई इधर उधर का नहीं है। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार के बच्चे पहले नंबर पर हैं। दूसरे स्थान पर यूपी और महाराष्ट्र के हैं। इन दोनों राज्यों के 75% बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। बच्चे 24 घंटे में 7 से 8 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच हुए सर्वे में पता चला है कि बिहार के 78.65% बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ये लोग हर रोज 7 से 8 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिसमें 7 साल से लेकर 17 साल के किशोर तक शामिल हैं। ऑनलाइन गेम की लत की वजह से बच्चे गलत संगत में फंसते जा रहे हैं। कई बच्चे तो हजारों रुपयों का नुकसान कर चुके हैं और कितने ही बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। ऑनलाइन गेम की वजह से बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी सेहत तक पर असर पड़ रहा है। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा हो और उसके पास इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल मौजूद हो तो सचेत हो जाइए। ऑनलाइन गेम की ये लत आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो ऑनलाइन गेम का बच्चों पर साइड इफेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऑनलाइन गेम खेलते रहेंगे बच्चे तो पढ़ेंगे कब, इसलिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो यही पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो उनकी सेहत पर पड़ता है। सेहत पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। 50% बच्चे तनाव में रहते हैं ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में। गेम में हारने के चलते चिंतित रहते हैं, उनके जो स्वभाव में चिड़न पैदा हो जाती है। गेम के चलते गलत संगत में फंस जाते हैं, वित्तीय समस्याओं में फंस जाते हैं। 60% बच्चे हजारों रुपए बर्बाद कर चुके हैं ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंस के। 48% बच्चे कर्ज में डूब चुके हैं। 20% बच्चों की परीक्षाएं छूट चुकी हैं। ये तमाम वो साइड इफेक्ट्स हैं जो गेम के चक्कर में बच्चे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी जो उनकी आगे बढ़ने की असीम संभावना है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि बच्चों की सेहत पर क्या क्या असर पड़ता है। कमर में दर्द रहता है क्योंकि बच्चे लगातार बैठकर इस तरह से गेम खेलते हैं। सिर में दर्द रहता है क्योंकि लगातार गेम पर फोकस करने की वजह से, लगातार स्क्रीन देखने की वजह से उनके सिर में दर्द हो जाता है। कंधों में दर्द होता है क्योंकि कंधों का भी इस्तेमाल करते हैं, लगातार बैठे रहेंगे एक जगह तो कंधों में भी दर्द हो जाता है। कौन कौन से ऑनलाइन गेम हैं जो खतरनाक हैं, जिनसे अपने बच्चों को सावधान रखना है, उन्हें इन गेमों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना लगने दें। ब्लू व्हेल चैलेंज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें कई बच्चे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। चोकिंग गेम ये भी बहुत खतरनाक है। टाइड पार्ड चैलेंज
गैलर चैलेंज, दालचीनी चैलेंज, अग्निपरी, अग्निवीर से अग्निपरी बना दी गई है। मरियम का खेल, 5 उंगली पट्टिका काटने की चुनौती, नमक और बर्फ चुनौती, चार्ली चार्ली, ये भी एक गेम है। इस तरह के गेम लगातार परेशान कर रहे हैं बच्चों को, उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके करियर से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम का मायाजाल कैसे बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है वो भी आपको समझाते हैं। लालच देकर बच्चों को फंसाया जाता है, धीरे धीरे बच्चा गेम का आदी हो जाता है। सबसे पहले लालच दिया जाता है और जब बच्चे को लत लग जाती है, आदी हो जाता है, तो दिमाग पर नए तरह के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। ये हार्मोन बार बार गेम खेलने की को विवश करते हैं, आदत लग जाती है लगातार गेम खेलने से, इसलिए बच्चों को चिड़न पैदा होने लगती है। वो लगातार, उनको आदत है गेम खेलने की, तो उनको इसका चाव लग जाता है। जो हार्मोन से स्राव करते हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने का खुलासा हुआ है। आयोग ने अभिभावकों को क्या सुझाव दिया है वो भी आपको समझा देते हैं। इंटरनेट से बच्चों को दूर रखें। इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है, इसका इस्तेमाल जितना सीमित होगा, जितना पढ़ाई के लिए होगा बच्चों के लिए, उतना ही अच्छा है। उसके अलावा बच्चे अगर गेम में पड़ जाएंगे तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक ऑनलाइन गेम्स की जानकारी दें, ऑनलाइन गेम के नुकसान के बारे में बच्चों को बताएं। यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है। बच्चों को आउटडोर गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। आउटडोर मतलब कि घर से बाहर जाकर जिस तरह से खेला जाता है, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, वॉलीबॉल हो गए, शारीरिक गेम, इनको खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। खेल के प्रति बच्चों को उत्साहित करें। बच्चों को इंटरनेट पर काम करने, अपने समय बिताने से रोकें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बच्चों का जो अकेलापन होता है, कभी कभी हम व्यस्त रहते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, वो भी बच्चों के लिए हानिकारक होता है। अब बात अमेरिका में मोदी की। क्वाड की बैठक में दुनिया भर से भारत की कायल हो गई है। दुनिया की निगाहें भारत के विश्व गुरु की तरफ देखने लगी है। क्वाड समिट में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के शांति के प्रयासों की खूब तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जो बाइडेन कई बार उनसे गले मिले। इस बैठक के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों की मिसाल दी जाने लगी। मतलब साफ है कि दुनिया में भारत की पहचान एक ताकतवर और शांति प्रिय देश के रूप में उभरी है और इसकी छाप प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में साफ साफ दिखाई भी दे रही है। 7 समंदर पार से आई हैं ये तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत में दुनिया की अहमियत को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को जैसे ही अमेरिका के फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पहुंचे, भारत समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेलावेयर रवाना हो गए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शहर है। डेलावेयर में अपने आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन गले मिले और जिस ढंग से जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामकर उन्हें अपने घर ले गए, वो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता
और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। इस दौरान एक पत्रकार ने क्वेड पर सवाल उठाया और उसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad, will it survive regardless of the outcome? इस बातचीत के दौरान जिस ढंग से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखा, वो भारत और प्रधानमंत्री के महत्व को बताने के लिए काफी है। क्वेड शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, अब क्वेड के लिए भारत की मेजबानी का इंतजार है। आपको बता दें कि क्वेड की अगली बैठक भारत में ही होने वाली है। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय मिलने पहुंच जाते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री की काफी लोकप्रियता है। ऐसे में अमेरिका में भी मोदी मोदी और नमस्ते मोदी सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्वेड शिखर सम्मेलन की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं वो आपको बता देते हैं, वो आप सबसे पहले जान लीजिए। यूएन में सुधार पर जोर दिया गया है। क्वेड में जो बड़ी बातें हुई हैं उनमें यूएन में सुधार पर जोर दिया गया है। यूएन में सुधारों को लेकर संयुक्त बयान में जोर दिया गया है। यूएन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने की बात कही गई है। यूएनएससी में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका देशों को शामिल करने की भी बात सामने आई है। यूक्रेन रूस जंग पर क्या बात हुई है वो भी आपको बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समाधान निकाला जाए, ये कहा गया है रूस यूक्रेन जंग पर कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इसका समाधान निकाला जाए। आतंकवाद पर क्या बात हुई है वो भी जानना जरूरी है। आतंकवाद चूंकि भारत का सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है, अभी सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। और चीन पर क्या बात हुई है, चीन भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई है। कोस्ट गार्ड और सैन्य जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई। समुद्री सीमा विवाद को नियमों के तहत निपटाने की बात की गई है। नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ कोरिया पर क्या बात हुई है वो भी जानना जरूरी है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई है। नॉर्थ कोरिया बातचीत की टेबल पर लौटे। नॉर्थ कोरिया से उम्मीद की जा रही है कि वो बातचीत की टेबल पर आए। कोरियाई प्रायद्वीपों से परमाणु हथियारों को खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। अब ये आपको समझाते हैं कि मोदी का अमेरिका दौरा क्यों अहम है, क्यों खास है और क्यों भारत इस पर टकटकी लगाए देख रहा है। अमेरिका से रणनीतिक गठबंधन पर और मजबूत होगा, क्योंकि ये जो दौरा है वो भारत और अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका से रणनीतिक गठबंधन और मजबूत होगा। भारत के लिए बेहद अहम डिफेंस डील। भारत ने अमेरिका से MQ-9B गार्जियन ड्रोन खरीदा है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्नाइज क्षमता बढ़ेगी। आकाश और समुद्र की सुरक्षा और बेहतर होगी। इस डील को बेहद खास माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने पर बातचीत हुई है। एडवांस मिलिट्री सिस्टम के को प्रोडक्शन पर बात हुई है। MRO इकोसिस्टम पर भी बात हुई है। कैंसर के इलाज में अहम भूमिका निभाएगा भारत। एक पृथ्वी एक स्वस्थ विजन की भावना पर बल दिया गया है। क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल के लिए $7.5 मिलियन का सहयोग दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी मजबूत होगी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। चीन की घेराबंदी करने में सफल रहा है भारत। चीन एक सिरदर्द भारत के लिए बना हुआ है पिछले कुछ समय से, और उसकी घेराबंदी करने में भी भारत सफल रहा है। अब बात एक और अच्छी खबर की कर लेते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए सरकार की बड़ी पहल। पुलिस डिपार्टमेंट में 1,23,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कांस्टेबल से लेकर DSP तक के पदों पर यह बहाली होगी। फिलहाल बिहार में 2,29,139 पद पुलिसकर्मी के हैं।
बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। तो बिहार में दरोगा भर्ती कब कब हुई, आइए वो आपको समझा देते हैं। 2019, 20, 2023, 2024 और ये सब आंकड़े हम आपको बताएंगे। बिहार में दरोगा भर्ती कब कब हुई है। 2019 में 2400 पद निकले थे, 2020 में 213 पद निकले और 2023 में 1275, यानी कि 2019 में सबसे ज्यादा 2400 पद निकले थे। कांस्टेबल की बहाली कब कब हुई है वो भी आपको बता देते हैं। 2021 में 8415 पदों पर बहाली हुई थी। वहीं 2023 में 21391 पदों पर कांस्टेबल की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो चल रही है। 2021 में अगर बात करें तो 8415 और 2023 में 21391 बहाली हुई थी। ये प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल बिहार में 70 से 75 हजार के करीब कांस्टेबल हैं, 30,000 एसआई, अगर उसमें जोड़ लें एएसआई, इंस्पेक्टर हैं और तकरीबन 1000 डीएसपी हैं। ये बिहार की कुल स्थिति इस समय कानून व्यवस्था की बनी हुई है। वहीं देश में सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में ही 30,000 महिला पुलिस बल भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश में सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में ही 30,000 महिला पुलिस बल तैनात है। अब सरकार ने पुलिस विभाग में 1,23,000 पदों पर बहाली करने जो जा रही है, जो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी राहत है। रोजगार मिलेगा। किस किस पद पर यह बहाली होगी वो भी आपको समझा देते हैं। कांस्टेबल से डीएसपी तक के पदों पर यह बहाली होगी और लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। किस पद पर कितनी बहाली होगी तो यह भी समझ लीजिए। डीएसपी के लिए 136 पद होंगे। डीएसपी के लिए 136 पदों पर बहाली की जाएगी। इस बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। मतलब यह कि बिहार में एक बार फिर रोजगार की बहार आने वाली है। जो योग्य है वो तैयारी में जुट जाए, क्योंकि बहार बहुत बड़ी होने वाली है इस बार। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर साफ कर दिया है कि सर्वे चलता रहेगा। जिन लोगों के पास कागजात नहीं है उनकी वजह से 3 महीने की मोहलत दी गई है, ताकि कागजात इकट्ठा कर लें और कोई दिक्कत भी ना हो उनके लिए। इसीलिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। कागजात है उनका सर्वे आज भी चल रहा है, कल भी चलता रहेगा। जमीन सर्वे को लेकर उठ रहे सवालात और हो रही सियासत के बीच भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि सर्वे चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। लगातार चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा जब तक कि हम इसको समाप्त नहीं कर लेते। जमीन सर्वे के दौरान कागजात की कमी की वजह से परेशान लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने 3 महीने की मोहलत दी है, ताकि जिन लोगों के पास कागजात नहीं है वो कागजात इकट्ठा कर लें और कोई दिक्कत भी ना हो। 10, 12, 15% लोग ऐसे हैं जिनको कागजात का दिक्कत हो रहा था, तो उतने से भी आबादी को कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार इसके लिए चिंता कर रही है और उसको 3 महीने का समय हम देने जा रहे हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लैंड सर्वे पर विपक्ष की तरफ से कसे जा रहे तंज पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से सर्वे अब तक नहीं हो पाया। नीतीश सरकार आज सर्वे कर रही है तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। जो काम 114 साल में नहीं हो पाया, नीतीश कुमार की सरकार आज कर रही है, तो विपक्ष को जो है मिर्ची लग रहा है। निकम्मे लोगों को मिर्ची लगता है। बता दें आपको, बिहार में ज्यादातर हत्याएं जमीन विवाद में ही होती है और इसको रोकने के लिए नीतीश सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया है। लैंड सर्वे के जरिए जमीन की सारी जानकारी डिजिटल फ्रेम में लोड हो जाएंगी, जिसकी वजह से विवाद कम होगा। हालांकि सर्वे के दौरान कागजात की कमी की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को कागजात जुटाने के लिए ही सरकार ने 3 महीने की मोहलत दे दी है, ताकि अफरा तफरी की स्थिति न बने। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव और खेत खलिहान तक डूब गए हैं। शहरी और रिहायशी इलाकों में भी लोग बाढ़ के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पुल, पुलिया और सड़क पर पानी बह रहा है। बाढ़ ने अब ट्रेनों की रफ्तार जो है उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कई गाड़ियों का रूट चेंज कर दिया गया है। इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे,
जमालपुर की ओर से भागलपुर की ओर जाने वाली, अब भागलपुर से जमालपुर की ओर आने वाली रेल पटरी पर पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन बंद है। बिहार में बाढ़ के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बाढ़ का पानी रेलवे ट्रक तक पहुंच गया है। ये तस्वीर बरियारपुर रतनपुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच की है। पुल संख्या 195 के गर्डर के पास गंगा नदी का पानी आने के कारण रेल परिचालन को बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। बच्चे लोग को छोड़ने आए हैं, हॉस्टल जा रहे हैं वो लोग पटना। क्या पता चला? पता चला ट्रेन कैंसिल है। क्या वजह? वजह पटरी पे पानी चला आया। ट्रेनें कैंसिल होने से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भी काफी। तो खबर तो समझिए में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।